राज्यपाल ने की सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक। पूर्व सैनिकों को सुविधाएं देने के लिए डाटाबेस तैयार करने का दिया निर्देश। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 24 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने ऐसे कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने का दिया सुझाव। कोल ब्लॉकों के 7वें चरण की नीलामी आज से शुरू। कोयला मंत्रालय राष्ट्र को के आर्थिक विकास और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। और रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज राजधानी रांची में विभिन्न अखाड़ों की ओर से निकाली जाएगी झांकियां। राज्य भर में भव्य शोभा यात्रा कल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के 12वें दिन आज भी सदन के भीतर गतिरोध जारी रहा। हंगामे और शोर शराबे के कारण लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने के साथ ही इसे दिन के 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। उधर राज्यसभा की भी शोर शराबे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जी Now question number 401, Sri Satyavrat Pachori. May I request honorable members to be on your chair. Please be in your chair. Let us allow the question hour to run. It is not the responsibility of the chair alone to run the house. Every member's responsibility is there to run the house. Question number 401, Mr. Pachori. Honorable Minister. House stands adjourned till 12 o'clock. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का प्रयास बन रही है। कल नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय परिसर में नवनिर्मित सभागार और आवासीय भवन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा देश की भविष्य उन्मुखी पार्टी है। निवेदन करूंगी कि केंद्रीय कार्यालय विस्तार का डिजिटली लोकार्पण करें। करतल ध्वनि, तालियां बजाकर स्वागत करिए इस ऐतिहासिक पल का। केंद्रीय कार्यालय विस्तार के पर एक फिल्म का प्रस्तुतिकरण है 5 मिनट की। उस फिल्म का अभी प्रस्तुतिकरण चालू है। आज हम सब सहभागी हैं उस ऐतिहासिक पल के। एक छोटी फिल्म है और विचारों का संग्रह। पार्टी की यात्रा में कितने ही कठिन पड़ाव आए, संघर्ष का दौर चला, किंतु पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति ने, हर कार्यकर्ता ने चुनौती को अवसर मानकर कार्य किया और जनता का विश्वास हासिल किया है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भाजपा का अपना केंद्रीय कार्यालय परिसर जरूरी था। इसी विचार के साथ पार्टी ने 2016 में अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्यालय की परिकल्पना की। 18 अगस्त 2016 को दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नए भाजपा केंद्रीय कार्यालय की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में रखी गई। अपने उद्देश्य को तय समय सीमा के तहत पूर्ण कर लेना भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है और पार्टी ने 18 फरवरी 2018 को भाजपा के अपने केंद्रीय कार्यालय परिसर का लोकार्पण कर इसको सिद्ध भी कर दिया। उसके बाद से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कल राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई। राज्यपाल ने मैनेजिंग कमेटी का गठन नहीं होने के कारण अगस्त 2020 के बाद से बैठक नहीं होने पर आश्चर्य और दुख प्रकट किया। उन्होंने प्रत्येक 6 महीने में सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने बैठक के दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सैनिकों के कल्याणार्थ किए जाने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने पूर्व सैनिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत डाटाबेस तैयार करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 24 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कैदी रिहा किए जाते हैं उनका डाटा बैंक बनाया जाए। श्री सोरेन ने कहा कि जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जियाडा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने जियाडा के अंतर्गत आने वाली जमीन का सीमांकन और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जियाडा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत संरचना की मजबूती पर जोर दिया। G20 के तहत चंडीगढ़ में आज से 3 दिवसीय कृषि कार्य समूह की बैठक हो रही है। बैठक में टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में भारत के साथ 19 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। इस बैठक के पहले दिन आज AMIS त्वरित प्रतिक्रिया फोरम का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दूसरे और तीसरे दिन सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इनमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि, मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली तथा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। SCO के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हो सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की वर्चुअल तरीके से इस बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। SCO NSA स्तर की बैठक में NSA अजीत डोभाल उद्घाटन भाषण दे सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान ने काशी में आयोजित SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। SCO में 8 सदस्य देश शामिल हैं: भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वहीं कई अन्य आमंत्रित देश भी बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में क्षेत्रीय संपर्क, उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा संभव है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल मंगलवारी जुलूस निकाला गया। इस दौरान अखाड़े में शामिल श्रद्धालुओं ने एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। रांची में आज शाम रामनवमी को लेकर विशेष झांकियां निकाली जाएगी, जबकि पूरे राज्य में कल भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। उधर हजारीबाग जिले में कल रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल हुए।
चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गे के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रांची में इस खास मौके पर विभिन्न मंदिरों में भी मां की वंदना की गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर राज्यवासियों को बधाई दी है। सिमडेगा जिले में सब जूनियर महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रखंडों में ट्रायल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि जिन प्रखंडों में पंचायतों की संख्या अधिक है वहां से 2-3 टीमें बनाई जा रही है। ट्रायल प्रतियोगिता 1 अप्रैल से शुरू होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जामताड़ा जिले में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक की। बैठक में कुल 329 लाभुकों को 14,17,500 रूपये सहायता अनुदान राशि के भुगतान की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। पाकुड़ जिले में उपायुक्त ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सभी कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण करने और खराब पड़े चापानलों को 1 सप्ताह में दुरुस्त करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। छापेमारी में 500 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त किया गया। रामनवमी पर्व के मद्देनजर जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश उत्पाद विभाग को दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने घाटशिला महिला थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना अभिलेखों की गहनता से जांच की गई। लंबित कांडों के निष्पादन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड आंदोलनकारी, मशहूर शिक्षाविद और राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु डॉक्टर परवीन उरांव का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है। वे 58 वर्ष के थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और सांसद महुआ मांझी समेत अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को जन समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने अखिल भारतीय मेहतर समाज के महाधरना को संबोधित किया। इस दौरान समाज की ओर से उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अगर कोई कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान लिस्ट में नहीं है तो उन्हें 10 अप्रैल तक पंजीकरण कराना होगा। इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने चौपारण स्थित उत्क्रमित विद्यालय दैहर की दिव्यांग छात्रा रेखा कुमारी को निःशुल्क बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल दिया। उसे मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के उपरांत समाज कल्याण विभाग की ओर से यह सुविधा प्रदान की गई है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया आदित्यपुर क्षेत्र में वायु प्रदूषण संबंधित प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के लिए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों, शिकायतकर्ताओं और विभिन्न उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बिंदुवार चर्चा करते हुए रणनीति बनाई गई। भारतीय उद्योग परिसंघ और यंग इंडियंस टीम की ओर से जमशेदपुर पुलिस को फर्स्ट एड किट और स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया है। बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित मल्टीपर्पज हॉल में एक कार्यक्रम के तहत टीम ने सारे उपकरण जिला पुलिस को सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण अगले महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 29वीं कड़ी में इसरो की सफलता की प्रशंसा की थी। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने
विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 1 अप्रैल तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। 31 मार्च को राज्य में कहीं कहीं वज्रपात और आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना दर्ज की गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हमारे पद्म में आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के मुनि वेंकटप्पा के बारे में, जिन्हें उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। आधुनिक लय और नागा लोक धुनों का मिश्रण, ये है नागालैंड के दीमापुर के मोअसुबोंग का बैंड एबियोजेनेसिस, जिसमें अन्य वाद्यों के साथ बजाया जा रहा है बामहम, एक नया वाद्य। जिसके आविष्कारक हैं स्वयं मोअसुबोंग, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एक बड़ी बांसुरी जैसा दिखने वाला बामहम 2 शब्दों बम्बू और हमिंग से बना है, जिसे मोअसुबोंग विश्व का सबसे सरल वाद्य मानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोंग ने नागा लोक धुन और आधुनिक धुन का एक मिला जुला रूप, संगीत की नई शैली होवे और टिग्जिक नामक एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया है। This is the bam-hum, which I invented, and looks like a flute, but it is not a flute. Necessity is the mother of all invention. Likewise, when my wife Arunla, she was appointed as guru to teach folk theatre and music. We were looking for various traditional instruments. Most of the musical instruments couldn't play many of the notes that she composed or wanted to play. Let's give it a try on guitar or violin, piano. So that triggered me. I said, I must do something. And through many trials and error, this bam-hum came about. We started this band in the year 91, and we started as a rock band. Arla and I discussed that our Naga folk songs or music different from other traditional cultures of the world. So we thought we should incorporate our beautiful sounds into our modern rhythms. अपनी पत्नी अरेनला के साथ सुबोंग नागालैंड की अनकही कहानियों को मधुर गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। वे 90 के दशक में मादक पदार्थों से युवाओं को संगीत के जरिए बचाने, HIV जैसी सामाजिक मुहिम के साथ भी जुड़े और आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। And really now, what he's doing is, now he wants to change the music for the Northeast and especially our folk songs, and he creates a music instrument also. Now the Northeast artists, they are so happy. We are proud of that, and they give a lot of encourage to the artists, because to the artists now on they give big recognitions to the grassroots artists. नागालैंड लोक कथाओं की भूमि है, जहां संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जनजातियों के पास ताती, थेकू, असेम, जेमजी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो उनके रीति रिवाजों को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में बदलते वक्त के साथ
नए दौर के आधुनिक रॉक संगीत के साथ परंपरागत नागा संगीत का फ्यूजन कर युवाओं को नागा संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं मोआ सुबोंग। नागालैंड के गायक, संगीतकार, गीतकार एवं इनोवेटर मोआ सुबोंग को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। कोल ब्लॉक के 7वें चरण की नीलामी आज से शुरू हो रही है। 106 कोयला खंडों के लिए आज नई दिल्ली में 7वें दौर की नीलामी की प्रक्रिया करेगा शुरू। निवेशकों के विभिन्न मांगों को देखते हुए कोयला खदानों का चयन किया गया। मंत्रालय ने माना सरकार राष्ट्र के आर्थिक विकास और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस साल 30 जून तक कर दिया है। इससे पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी। अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से 3 दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है। आपको बता दें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 16,320 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इससे पहले का उच्चतम वार्षिक ऋण वितरण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 16,071 करोड़ रुपए रहा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 760 अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। अप्रैल-फरवरी के दौरान वस्तुओं के निर्यात में 7.5% का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 405.94 अरब डॉलर से हो गया था। वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की यात्रा करने के लिए दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया है। दिल्ली एनसीआर के दिव्यांगजन अमृत उद्यान में भ्रमण करेंगे। इस विभाग के तहत संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 13,000 दिव्यांगजनों के भाग लेने की उम्मीद है। ये एक विश्व कीर्तिमान भी बन सकता है क्योंकि ये अपने आप में भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन संस्थान और अन्य संस्थान, स्कूल और गैर सरकारी संगठन, दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और दिल्ली नगर निगम भी सहयोग कर रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि देश की राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों से बातचीत करेंगी, जो अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। वैसे मूड स्विंग एक आम बात है, लेकिन अगर यह निरंतर इंसान पर हावी रहे तो खतरनाक साबित हो सकता है। मनोदशा या मूड में कभी कभी परिवर्तन सभी के साथ होता है, लेकिन यदि मूड में अचानक और जल्दी बदलाव होने लगे यानी मूड स्विंग्स हो तो ये सामान्य नहीं। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ऑफ मूड तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जब मूड बहुत अधिक फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्कुल अभी बहुत अच्छे मूड में है, अचानक बहुत गुस्सा आ गया छोटी सी बात पे, या कोई बड़े खराब मूड में है, अचानक बहुत छोटी सी बात पे बहुत अच्छा मूड हो गया, जो कि शायद उतना नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मूड में चेंजेस बहुत अधिक आ रहे हैं, या हम लोग बोलते हैं मूड का डिसऑर्डर। और ये मूड डिसऑर्डर आप यकीन करें बहुत ही कॉमन है। मूड बहुत बार चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ और भी चीजें हो रही है, जैसे कि नींद नहीं आ रही हो, या तो थका थका लग रहा है, या बहुत एनर्जी फील कर रहे हो, और आपके काम का जो फर्क पड़ रहा है, तो उस हालत में डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। मूड स्विंग्स के कारण को जानना और उसका सही प्रबंधन करना जरूरी है। जब भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो उसमें ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है, ब्रेन हेल्दी होता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और उसमें ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज भी होते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं एंडोर्फिन है, या सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये कुछ रिलीज होते हैं केमिकल्स, जिसमें आदमी का मन खुश रहता है। दूसरा है सोशल एक्टिविटी, और भी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। अगर हम थोड़ा कर्ड अधिक लेते हैं तो मूड ठीक रहता है, हम वॉलनट्स लेते हैं, नट्स लेते हैं तो मूड ठीक रहता है, इसलिए कि इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे। अगर आपको भी मूड में अचानक व जल्दी परिवर्तन हो रहा है तो विशेषज्ञ से मिलें और जानें कि इसका कारण क्या है। किरण भारद्वाज,
डीडी न्यूज। भारतीय फुटबॉल टीम ने 3 देशों की ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। भारत ने किर्गिस्तान गणराज्य को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। 30,000 की क्षमता वाले खचाखच भरे स्टेडियम में भारत के लिए झिंगन और सुनील छेत्री ने गोल किए। मैड्रिड ओपन बैडमिंटन में आज भारत के शीर्ष खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते दिखाई देंगे। युगल चैंपियन बनने वाली सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का सामना पहले दौर में आज जापान की अयातो एंडो और यूता टकाई से होगा। महिला एकल में पीवी सिंधु भी फॉर्म में लौटने की उम्मीद के साथ कोर्ट पर उतरेंगी। पीवी सिंधु की कोशिश आसान जीत के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत करने की होगी। उनका सामना स्विट्जरलैंड की जे स्टेडलमैन से होगा। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अभियान की शुरुआत करते दिखाई देंगे। 5वें वरीयता प्राप्त श्रीकांत का सामना पहले दौर में थाईलैंड के सिथिकोम थमासीन से होगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 6 साल में पहली बार शीर्ष 10 खिलाड़ियों से बाहर हो गई हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में सिंधु 2 स्थान के नुकसान के साथ 11वें स्थान पर खिसक गई हैं। पुरुष एकल में एचएस प्रणय विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर कायम है, जबकि किदाम्बी श्रीकांत एक पायदान गिरकर 21वें स्थान पर आ गए हैं। लक्ष्य सेन 25वें स्थान पर हैं। स्विस ओपन चैंपियन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने रैंकिंग में 6ठे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी 18वें स्थान पर बनी हुई है। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने क्यूरासाओ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले में 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल के आंकड़े को हासिल किया। उन्होंने इस मैच के पहले हाफ में हैट्रिक लगाने में सफलता पाई। 2024 यूरो कप के लिए चल रहे क्वालिफाइंग मुकाबलों में स्पेन को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड ने स्पेन को चौंकाते हुए 2-0 से जीत हासिल की। स्कॉटलैंड के लिए मैकटोमिन ने दोनों गोल किए। इस जीत के साथ वो ग्रुप ए में 6 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। यूरो क्वालिफायर में क्रोएशिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। मैच में आक्रामक शुरुआत करने वाली क्रोएशिया की तरफ से दोनों गोल पहले हाफ में हुए। मातेओ कोवासिस ने 20वें और पहले हाफ के खत्म होने से ठीक पहले ये दोनों गोल किए। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कार्लोस अल्कराज ने अंतिम 16 के मैच में अमेरिका के टॉमी पॉल को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मशहूर हास्य फिल्म अभिनेता जगदीप का आज जन्मदिन है। आइए देखते हैं सुरमा भोपाली के नाम से चर्चित उनके अभिनय के कुछ अंश। और मैंने कहा, क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरी जान, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरी जान। पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरी जान। हम पंछी एक डाल के एक डाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने की सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक। पूर्व सैनिकों को सुविधाएं देने के लिए डाटाबेस तैयार करने का दिया निर्देश। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक। 24 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने ऐसे कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने का दिया सुझाव। कोल ब्लॉकों के 7वें चरण की नीलामी आज से शुरू। कोयला मंत्रालय राष्ट्र के आर्थिक विकास और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध।